क्योंकि जिस हिसाब से ट्रक ने यहाँ पे मारी थी मुझे लगा था कि पूरा निकल जाएगा। सर्विस एक्सपीरियंस में बहुत ही कमाल का लगा, बहुत ही अमेजिंग सर्विस एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ हमेशा। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा शुरू में, तो मैं कंपनी में गया, मैंने सर्विस सेंटर जाके पूछा कि मुझे चेंज कराना है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। एनजी फुल टैंक पे मेरे को इसका एवरेज मिल जाता है 70-180 किलोमीटर इजीली मैं इसको ड्राइव कर लेता हूँ। तो भाई मैं हूँ अभिजीत सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और भाई आज मैं अपने फ्रेम के अंदर लेके आया हूँ एक हैचबैक जो कि हुंडई की तरफ से आती है, हुंडई की ग्रैंड आई-टेन नियोइस और सीएनजी के अंदर लेके आया हूँ। इसका पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस वगैरह लेने वाले हम लोग कि भाई सीएनजी के अंदर हुंडई अपनी ग्रैंड आई-टेन नियोइस जो निकाली है, ओनर को गाड़ी चलाते हुए भाई 4 साल हो चुके हैं और हुंडई की गाड़ी कैसे ले ली भाई उन्होंने। बचपन से लेकर आज तक सुना है कि भाई सीएनजी की गाड़ी लेनी है तो मारुति की ले लो, इन्होंने हुंडई के ऊपर ट्रस्ट कैसा कर लिया, इनका कैसा एक्सपीरियंस है, हुंडई वालों की क्या क्वालिटी सर्विस वगैरह है, ये सब पूछेंगे। और भाई एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये हुंडई की गाड़ी है ना, हुंडई ने इस गाड़ी के साथ अपनी कंपनी फिटेड सीएनजी स्टार्ट कर दी थी देने। उसके बाद भाई इन लोगों की मतलब मौज ही हो गई, इन्होंने ऑरा में भी लगा के बेची। अब जो एक्स्ट्रा आ रही है उसके अंदर भी ये लोग कंपनी फिटेड सीएनजी लगा के दे रहे हैं, तो ये भी पूछेंगे ओनर से कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है हुंडई की कंपनी फिटेड सीएनजी वाली गाड़ी के साथ। तो चलो भाई इसके ओनर को ही बुला देते हैं। तो भाई अब ओनर आ चुके हैं हमारे साथ, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। भाई मेरा नाम अखिल सरोया है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा ड्राइव कर रहा हूँ आजकल क्या, जब से मैंने गाड़ी ली है तब से मैं ड्राइव काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। मैंने यही सोच के गाड़ी ली थी कि एक बार गाड़ी ले लूँ तो रोड ट्रिप्स करूँगा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा, और हर जगह मैंने गाड़ी चलाई है। मैंने पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, बीचेस के आसपास, हर जगह मैं अपनी गाड़ी लेकर गया हूँ। तो मैं सबसे पहले अखिल भाई पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जब ये गाड़ी ली थी, कब ली थी ये गाड़ी? ये गाड़ी मैंने ली थी 2022 जनवरी में। 2022 जनवरी में आपने ये गाड़ी ली थी, मतलब आपको ये कितने रुपए की पड़ गई थी उस टाइम? ये गाड़ी मुझे तब पड़ी थी 850 के आसपास की। 850 के आसपास। ये हुंडई ग्रैंड आई-10 नियोइस का टॉप वेरिएंट है, स्पोर्ट्स वेरिएंट। इसके ऊपर वाले एस्टा वेरिएंट में नहीं आती थी सीएनजी। हाँ, सीएनजी इसी में आती है, सीएनजी मैग्ना में, और इसमें स्पोर्ट्स मॉडल में आती है। और मैंने स्पोर्ट्स मॉडल इसलिए लिया क्योंकि इसमें एलओएस, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और टार्क एंटीना, मतलब कट टू कट सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल गए थे। पहले मैं मैग्ना लेने की सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैग्ना लेने के बाद मुझे करीब करीब उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा इन सारे फीचर्स के लिए, और कंपनी फिटेड अगर सारे फीचर्स आ रहे हैं तो मैं क्यों बाहर जाके अपनी गाड़ी को खुलवाऊँ, उसमें 4 चीज़ें लगवाऊँ। मुझे कोई ज़्यादा इतना शौक भी नहीं है इन चीज़ों का, पर फिर भी जितने पैसे लगाने हैं उतने पैसे कंपनी फिटेड चीज़ों में लगा लो ना, क्यों बाहर से ज़्यादा अपनी गाड़ी को टच कराना, ख़राब कराना, कुछ भी करना। हाँ, बाहर से मतलब आफ्टर मार्केट चीज़ें थोड़ा हेडेक तो बना ही देती है। अब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने उस टाइम इसके कंपटीशन में क्या क्या, इसकी राइवलरी में क्या क्या गाड़ियाँ देखी थी? मैं सही बताऊँ तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ना एक पेट्रोल व्हीकल लूँगा जो थोड़ा अच्छा एवरेज दे, ताकि मैं उसको कंटिन्यू चला पाऊँ। ऐसा नहीं कि मुझे लेकर घर पे गाड़ी खड़ी करनी है, खड़ी करने के लिए गाड़ी घर पे है, लेकिन खड़ी करने के लिए नहीं लेनी थी, मुझे गाड़ी लेनी थी ताकि मैं चला सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने पेट्रोल में पहले देखा कि मैं क्या क्या ले सकता हूं। पहले मैंने अपना बजट डिसाइड किया था कि मैं 10 से 12 के आसपास खर्च करूंगा, और मैं गाड़ी देख रहा था। एक तो ब्रेज़ा देख रहा था, फिर वेन्यू देखी मैंने, और फिर मैंने सोचा कि मैं हुंडई की भी कोई कार देख लेता हूँ ऐसे सीएनजी वगैरह के लिए। मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मारुति की सीएनजी कार जो है वो माइलेज अच्छा देती है, लेकिन उनके लुक्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तो मारुति में ट्रस्ट नहीं था, मार्केट में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी कि मारुति की गाड़ियाँ टीन का डब्बा देते हैं। वैसे ज़्यादा मजबूती इसमें भी नहीं है इन चीज़ों की कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत कार ले ली है, बट स्टिल ये थोड़ा प्रीमियम लुक देती है, और ये चलाने में भी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी गाड़ी चला रहे हो। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ टीन का डब्बा ले लिया है। तो मैं सही बताऊँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत स्विफ्ट और वैगनार से थी। वैगनार देख के ऐसा लगता था एक चकोर डब्बा चल के आ रहा है जो कहीं भी रोड पे पलट सकता है किसी भी टाइम, और स्विफ्ट मुझे देख के ऐसे लगती थी यार ये छपरियों की कार हो चुकी है, स्विफ्ट नहीं ले सकता हूँ मैं। स्विफ्ट की इमेज भी ख़राब है। स्विफ्ट में ना अगर मैं स्पेस की बात करूँ अंदर, ये इसमें जो सीटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। स्विफ्ट में सीटिंग उतनी अच्छी नहीं है। वैसे तो 5 सीटर बोल के बेचा जाता है, लेकिन मैं चाहता था कि एक ऐसी कार जो 4 सीटर के रूप में ली जाए, जिसमें अंदर बैठने वाले 4 लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, कंफर्ट मिले पूरा का पूरा, और लॉन्ग ट्रिप्स पे कोई किसी को दिक्कत वगैरह ना हो। अब चलो मैं आपसे ये थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप दिल्ली में रहने वाले हो, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है, गाड़ी भी हर तरफ से लगी जाती है, और दिल्ली में ऐसा है कि आप खुद नहीं लगाते गाड़ी, आपकी खड़ी गाड़ी में कोई मार जाता है सबसे ज़्यादा। ये होता है, ये हुआ है। और आप जैसे मेरी गाड़ी देख सकते हो, चारों तरफ से लगी हुई है। ये कहीं से बम्पर निकला है, कहीं से स्क्रैचेस लगे हैं, किसी बस वाले ने, ट्रक वाले ने आके ठोक दिया है। यहाँ पे एक ट्रक वाले ने आके मारी थी, और पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे एक बस चल रही थी डीटीसी की, उस बस की वजह से ये स्क्रैचेस आए हुए हैं।
मैं इनको ठीक करवाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितने दिन में क्या हालत हो जाती है गाड़ी की अगर उसको ठीक ना कराई जाए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बोलनी नहीं चाहिए। शार्क एंटीना लिया तो था मैंने, मेरे को थोड़ा डॉग्स का शौक है, ऐसे मैं कुत्तों को खाना वाना खिलाता रहता हूँ और गाड़ी में रखता हूँ डॉग फूड। तो हमारे यहाँ पे जो डॉगीज़ हैं ना, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर बैठते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं, स्क्रैचेस वगैरह भी काफ़ी मार दिए। उन्होंने शार्क एंटीना को खा लिया, ये सोच के कि यहाँ से खाएंगे तो डॉग फूड मिल जाएगा। लेकिन जैसे इन्होंने ये खाया तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा शुरू में। तो मैं कंपनी में गया, मैंने सर्विस सेंटर जाके पूछा कि मुझे चेंज कराना है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उनके पास कोई स्पेयर ऐसा कोई सॉल्यूशन था ही नहीं इसके लिए कि उसको रिमूव कर सकें, वो शार्क एंटीना की जगह कुछ और लगा सकें या शार्क एंटीना चेंज कर सकें। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप इसको ऐसे ही चला लीजिए, हमें इसको रिमूव करना या ऐसे नहीं आता है। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी कि मैंने करीब जब गाड़ी ली थी उसके 2 महीने के बाद ही ये हालत हो गई थी मेरी शार्क एंटीना की। और उसके बाद मैं 2-3 साल तक ट्राई किया अलग अलग जगह जाके भी, इवन तो मैंने चोर बाज़ार में जाके भी ट्राई किया, और हमारे वहाँ पे 2-3 करोल बाग टाइप मार्केट है, वहाँ पे भी आपने ट्राई किया? करोल बाग भी है, कश्मीरी गेट भी है, मोरी गेट के आसपास भी मार्केट है, और जहाँ पे गाड़ियों को स्क्रैप करते हैं वहाँ पे भी मैं गया था। लेकिन शार्क एंटीना के लिए कोई मुझे ऑल्टरनेट मिला नहीं कि मैं इसको रिमूव करके दूसरा लगवा सकूँ। और एक आफ्टर मार्केट वाला आता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। आफ्टर मार्केट तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। आप मुझे ये बताओ, जैसे कि आपकी गाड़ी यहाँ पे ट्रक में लगी, वहाँ से बस में लगी, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है आपको? गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रक ने यहाँ पे मारी थी मुझे लगा था कि ये पूरा निकल जाएगा, लेकिन मैंने उतर के देखा तो स्क्रैचेस काफ़ी कम थे। गलती ट्रक वाले की थी, ऑब्वियस है। मैंने ट्रक वाले से बोला तो उसने भी मुझे बताया कि पूरी रात से ट्रक चला रहा था, तो मैंने उसको कुछ कहा नहीं। यहाँ पे बस वाले ने मारा, बस वालों का कुछ नहीं कर सकते हैं दिल्ली में, वो काफ़ी स्पीड में चलाते हैं, उनके लिए सिग्नल्स वगैरह ट्रैफिक रूल्स वो फॉलो ही नहीं करते हैं। बहुत देर बहस हुई, बहुत देर बात हुई, उसके बाद भी कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन मिला नहीं। वो बोल रहा था पे कर देगा, पर फिर मुझे लगा एक जो बस ड्राइवर है वो महीने में कितने 15-20 हज़ार रुपये कमाता होगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उससे पैसे लिए नहीं। मतलब गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी से आप पूरे सेटिस्फाई हो? क्योंकि मारुति की अगर आप लेते ना तो ये फेंटर आपका अलग हो जाता, आपकी बॉडी लाइन पूरी बिगड़ जाती, गाड़ी की बोनेट भी चेंज कराना पड़ सकता था। आप देख रहे हो कि अगर यहाँ से लगी है तो ये पूरा एरिया तो अंदर जाना ही जाना था, इसके बाद यहाँ तक पूरा इफेक्ट हो जाता है। मुझे डोर में भी दिक्कत होती थी, मतलब अगर बाई चांस ऐसा होता तो डोर खुलने में भी दिक्कत होती, बोनेट में भी दिक्कत होती, हेडलाइट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती थी, बम्पर भी जा सकता था। लेकिन ये थोड़ा सा इसके जो सॉकेट्स हैं वो अलग हुए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई है। कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी दे रहे हैं ये लोग अपनी बिल्ड क्वालिटी वगैरह में मारुति वगैरह से। मुझे लगता है ये देखिए कि मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने Hyundai की i10 ली, और अगर मैं इसकी जगह स्विफ्ट या वैगनआर लेता तो शायद मुझे बहुत दिक्कत होने वाली थी। चलो, सेफ्टी वगैरह का तो पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग होता है, सबको गाड़ी भी पसंद नहीं आती, सब्जेक्टिव मैटर होते हैं। लुक्स मुझे इस गाड़ी के बहुत अच्छे लगते हैं पहले से ही, और स्विफ्ट वैगनआर अगर मैं कहूँ तो मुझे वो लुक्स भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन हर चीज़ लुक्स और फील नहीं होती है, सबसे ज़रूरी होता है Hyundai के ऊपर ट्रस्ट। आपको इनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगता है आफ्टर सेल सर्विस में? मतलब जब आप सर्विस सेंटर जाते हो, इसकी सर्विस वगैरह करवाते हो गाड़ी की, तो कैसा फील होता है? मुझे इनका सर्विस एक्सपीरियंस ना बहुत ही कमाल का लगा, बहुत ही अमेजिंग सर्विस एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ हमेशा। तो मैं आपको बताऊं, मैं गाड़ी को करीब 65,000 किलोमीटर्स के आसपास रन कर चुका हूं, और अगर तरीके से देखा जाए तो इसकी मैंने 8 के आसपास सर्विस करा ली है, और सारी सर्विसेज मैंने कंपनी सर्विस सेंटर पे कराई है। तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने उनको कॉल किया कि मुझे सर्विस करानी, तो उन्होंने मुझे ड्राइवर की फैसिलिटी दी कि उन्होंने किसी ड्राइवर को भेजा, उन्होंने कार को पिक किया और वो सर्विस सेंटर लेकर गए, और उन्होंने वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह सारी टाइम टू टाइम मुझे अपडेट करते रहे, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है बताते रहे। और ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि गाड़ी में छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें शायद 500-1000 रुपये में चेंज होने में लगेगा, तो सर्विस सेंटर वाले कहीं उनके पास कोई एडजस्टमेंट होता है तो वो कर देते हैं। जैसे इसके स्पार्क प्लग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जो CNG की कार होती हैं उनमें मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है कि उनमें ना स्पार्क प्लग ख़राब हो जाते हैं। तो अगर 1 या 2 स्पार्क प्लग ख़राब हैं तो मैं उनको ऐसे बोल देता हूँ कि आप थोड़ा इसके लिए एडजस्ट कर सकते हैं क्या। तो ऐसा करते हैं कि जैसे वो स्पार्क प्लग ना फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देते हैं, किसी का पुराना स्पार्क प्लग हो वो डाल देंगे, या कुछ और उनके पास सॉल्यूशन है तो वो प्रोवाइड करा देते हैं। खुद मैं वहाँ पे जाता हूँ सर्विस कराने के लिए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जाते ही वो ऐसे सिर्फ कार के लिए नहीं, वो इंसान को भी फुल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कॉफ़ी, टी, ब्रेकफास्ट, लंच
सब कुछ अरेंज करके देते हैं, वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। और एक एम्बियंस भी तगड़ा मिलता है हुंडई के Ambience भी सर्विस तगड़ा सेंटर मिलता का। है, वो वाईफाई के पासवर्ड्स भी प्रोवाइड कराते हैं, कॉफ़ी मशीन्स लगी हैं, बढ़िया सोफे हैं। इवन दो मना करते हैं कि आप सर्विस होते हुए वहाँ पे नहीं खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनके जो मैकेनिक्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में कि आप देखो अपनी कार को कि कैसे वो उसमें क्या कर रहे हैं। और ग्रुप बना के ग्रुप पे पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह ड्रॉप करते रहते जब हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ तो वो ग्रुप पे पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह ड्रॉप करते रहते हैं, और जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे सामने सामने मुझे दिखाते रहते हैं कि वो कब क्या कैसे कर रहे हैं। चलिए अखिल जी, ये तो बात हुई कि आपको सर्विस वगैरह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मन में ये रहता है कि अगर वो मारुति से हट के हुंडई पे जाएगा तो उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी महंगी हो जाएगी, मेंटेनेंस थोड़ी महंगी होती है इन गाड़ियों की। ये ऐसा पर्सपेक्टिव है लोगों के दिमाग ये में। है, थोड़ा सा है कि मारुति से इस कार की, Hyundai की सर्विस कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊं कि अगर मारुति की सर्विस कराएं तो जो फ्री सर्विस है, जो फर्स्ट सर्विस है, उसमें तो चार्जेस नहीं लगते हैं। जो सेकंड सर्विस होती है, जो 10,000 पे होती है, तो उसमें होता है ये है कि आपके जो ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल, जो आपके फिल्टर चेंज होंगे, उनको आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपको सिर्फ जो लेबर चार्ज है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है, तो उसका 25-2800 के आसपास कॉस्ट रहता है, और Hyundai का कॉस्ट करीब 30 to 3500 रहता है। तो 800-1000 रुपये में आपको इतने प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, और सबसे अच्छी चीज़ है ये आपको रोड असिस्टेंट और बाकी चीज़ें भी देते हैं। मारुति में मुझे नहीं लगता कि आपको रोड असिस्टेंस मिलेगा, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रोड असिस्टेंस मिलता है। जो सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आसपास का सर्विस सेंटर होगा, वो आपको देता है। उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करो, या तो जो भी नियर बाय सर्विस सेंटर होगा वहाँ पे कॉल करो। अगर आपकी कार रास्ते में कहीं भी बंद हो जाती है, मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं कार चला रहा था, मेरी ITO के पास कार बंद हो गई थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने कॉल किया, तो करीब 1 घंटा लगा उनको। 1 घंटे के अंदर वो लोग आए, गाड़ी को लेकर गए, मुझे लेकर गए, अलग कार में लेकर गए मुझे, और कार टो की थी, कार लेकर गए सर्विस सेंटर। जाके पता चला कि कोई मेजर इशू नहीं था, बहुत छोटा सा इशू था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उन्होंने उस माल फंक्शन का क्या नाम बताया था। उन्होंने उसको ठीक किया, 20-25 मिनट के आसपास उन्होंने लगाए गाड़ी को ठीक करने में, लेकिन उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छा किया, मैंने Hyundai की कार ली। अभी तो चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब तक गाड़ी अपनी वारंटी के अंदर होती है तब तक तो गाड़ी बहुत सुख देती है, लेकिन अगर वारंटी के बाद इसका कोई पार्ट वगैरह ख़राब हो जाए तो उसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह आपका कुछ ब्रेकडाउन हुआ है आज तक ऐसे? अभी तो मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं फेस किया है कि कोई बैड एक्सपीरियंस ऐसा मिला हो कि जिससे मुझे लगे कि मुझे कुछ वारंटी वगैरह का इशू हो रहा है। पर हाँ, शायद पार्ट्स भी थोड़े कॉस्टली रहते होंगे इसके, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ इतनी आसानी से ख़राब हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आप कार को कैसे चला रहे हैं, आप उसको कैसे रख रहे हैं। रखने से मतलब ये नहीं कि कार को आप टिप टॉप चमका के रख रहे हैं, रखने से मतलब ये है कि आप उसको कितना स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि मशीन हमारे लिए बनी है, हम मशीन के लिए नहीं बने हैं, लेकिन हम केयर करके रखते हैं फिर भी थोड़ी बहुत गाड़ी की। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सीरीज का इंजन आता है, इसके अंदर 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि अपना ट्यूनिंग होकर आता है CNG के साथ, कंपनी फिटेड CNG। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है CNG के ऊपर? मैंने जब कार इनिशियली ली थी तो मैं पेट्रोल की इसीलिए लेना चाहता था क्योंकि CNG में ना पावर का इशू रहता है कि पावर आपको नहीं मिलेगी उस हिसाब से कि पावर जैसी मिलनी चाहिए थी। जो पहले मैंने एक्सपीरियंस किया था, 1-2 बार मैंने कार चलाई थी किसी की CNG, तो पेट्रोल पे अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि जो टॉर्क है वो अबाउट 90 के आसपास मिल रहा है, CNG पे शिफ्ट करने के बाद वो 50-60 के आसपास रह जा रहा है। इस कार में टॉर्क आपको जो मिल रहा है वो पेट्रोल में और CNG में बराबर मिल रहा है, तो लैग फील नहीं होता है। मतलब जो बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होंगे उनको शायद पता चल जाए। इनिशियली मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता था कि मुझे कोई भी लैग फील हो रहा है कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है या CNG पे चल रही है। इसके अंदर जो पावर फिगर्स आती है 82 bhp, 113 Nm ऑफ टॉर्क, लेकिन जब आप उसे CNG पे शिफ्ट कर लोगे तो 69 bhp विद 90 Nm ऑफ टॉर्क बच जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि सफिशिएंट लगता है मुझे मार्केट के हिसाब से। मार्केट में ये माइलेज वगैरह क्या दे देती है? मार्केट में माइलेज से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने कार ड्राइव करना स्टार्ट किया था इनिशियली, मेरे को उतना अच्छे से आती नहीं थी। तो होता ये था कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और वो ना मुझसे मिस्टेकनली CNG से पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाया करती थी, और थ्रू आउट द ट्रिप वो पेट्रोल पे ही चल रही है और मुझे पता नहीं चलता था। और फिर जाके देखता था मैं, तो मुझे ऐसा लगता था यार मुझे पता होना चाहिए कि पेट्रोल से CNG पे कब शिफ्ट हो रही है, CNG से पेट्रोल पे कब शिफ्ट हो रही है। 2-4-5 बार ऐसा हुआ, तो मैंने कोशिश की कि मैं ना एक बार इसको करके देखता हूँ। मैं इसको मैनुअली शिफ्ट करके देखता था
कि पेट्रोल से सीएनजी पे करते हैं और सीएनजी से पेट्रोल पे करते हैं तो लैग का क्या डिफरेंस रहता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका ना हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कार को चलाते चलाते बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं उसको सीएनजी पे चला रहा हूँ और या पेट्रोल पे चला रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है। तो मैं उसको बार बार चेक करता रहता हूँ, बीच में देखता रहता हूँ। इसके स्पीडोमीटर में आपको दिख जाएगा कि सीएनजी या पेट्रोल किस में आप कार को ड्राइव कर रहे हैं। माइलेज की मैं अगर बात करूँ, मैं इसको दिल्ली में चलाता हूँ। दिल्ली में जहाँ मैं चलाता हूँ वहाँ पे अगर आपको आर्ली एवरेज में बताऊँ तो एक सिंगल आर में मैं कार को 18 से 20 किलोमीटर रन कर पाता हूँ बस, जो कि बहुत कम है। एवरेज स्पीड अगर देखें तो 18 किलोमीटर की आप पर आर 18 से 20 किलोमीटर में कार चला पाता हूँ। मतलब अगर इसको और अच्छे तरीके से समझा जाए तो 20 किलोमीटर के आसपास मुझे ड्राइव करने में 1 घंटे के आसपास लग जाता है। तो उसके हिसाब से एवरेज गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। सीएनजी फुल टैंक पे मेरे को इसका एवरेज मिल जाता है 170-180 किलोमीटर्स ईजिली मैं इसको ड्राइव कर लेता हूँ। और अगर मैं इसको हाईवे पर लेकर जाऊँ जहाँ पर मैं आपको आर्ली एवरेज बताऊँ 70-80 किलोमीटर्स के हिसाब से, तो कार को मैं 250 तक भी ड्राइव कर पाता हूँ। एक बार मैंने किया था, मैंने कार को फुल कराया था सिलेंडर को, उसके सीएनजी सिलेंडर को, तो मैंने ये करीब 9.15 किलोग्राम ऑफ सीएनजी इसमें आई थी। तो उसमें मैंने इसको 300 प्लस किलोमीटर्स रन किया, जो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। वहाँ मुझे लगता है कि शायद मारुति वाली कार और ज़्यादा चल जाती होंगी, स्विफ्ट है या वैगनआर है, वो और ज़्यादा चल जाती होंगी, लेकिन इसने मुझे उस दिन ऐसा सेटिस्फाई कर दिया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस कार से भी बहुत अच्छा एवरेज निकाल सकता हूँ। मैं इसको यूजुअली हाईवे पर 80, 90, 100 इतना ही चलाता हूँ। उस दिन शायद मैंने 60-70 तक चलाया होगा, तो एवरेज बहुत डिफरेंस मुझे देखने को मिला। बाकी कार इजीली पिक करती है, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसको सीएनजी पर भी अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो मैंने इसको करीब 160-165 किलोमीटर इतना स्पीड पे भगाया है सीएनजी पर। पेट्रोल पे शिफ्ट नहीं किया था, मैं देखना चाहता था कि सीएनजी पे कितना चला सकता हूँ मैं इसको। तो टॉप स्पीड आपने आज तक 170 किलोमीटर पर आवर टच करी है इस गाड़ी से? हाँ, 170 के स्पीडोमीटर पर 170 दिखाता है, तो हमने गूगल पर भी देखा तो करीब 8 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है। मतलब 160 मान के चलते हैं 160 आप मान के चले। तो 160 चलाते हो जब इस गाड़ी को, कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसा लगता है कि ब्रेक्स लग पाएंगे टाइम पे? सही बताऊं तो 120-140 नॉर्मल है, इतना मैं चलाता रहता हूं इसको, तो तब ब्रेक्स इजीली लग जाते हैं। लेकिन जिस दिन इसको 160-165 मैंने चलाया था, उस दिन मुझे बहुत ऐसे हेजिटेशन हुई थी ब्रेक लगाते हुए, क्योंकि मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश करी तो उस हिसाब से नहीं रुकी जिस हिसाब से मेरी यूजुअली कार रुक जाती थी। तो मैंने बहुत इजी इसको रोकने की कोशिश की, मैंने इसको इजीली ब्रेक पे बार बार टैप करता रहा। तो जब बार बार मैं उसको दबाता रहा तो वो धीरे धीरे रुकनी शुरू हुई और करीब मुझे लगा होगा 4-5 किलोमीटर के आसपास कार को रोकने में। और हीटअप भी हो जाते हैं बहुत सारे ब्रेक, मतलब स्मेल आनी शुरू हो गई थी जब 160-165 चल रही थी कार, तो अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई थी। मैं डर गया, मुझे लगा कि मैं तो हाईवे पर हूँ और कार हो गई है ख़राब और अब मैं इसको मुझे सर्विस सेंटर पे देना पड़ेगा और मेरी ट्रिप बर्बाद होगी। लेकिन मैंने कार को रोका, 15-20 मिनट, आधा घंटा हम लोग किसी ढाबे पर रुके, हमने खाना खाया, कार को रेस्ट मिला, तो कार फिर से नॉर्मली चलने लगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मुझे ना थोड़ी आदत है लॉन्ग रोड ट्रिप्स की। मैंने कार को रन किया करीब 10 से 12 घंटे और सब मुझे बोलते थे कि बीच में रेस्ट देना होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। 10 घंटे जब मैंने कार को ड्राइव किया था तो मैं कार को 2 बार रोका था। एक बार तो मैंने रोका था सीएनजी भरवाने के लिए और दूसरी बार मैंने कार को रोका था खाना खाने के लिए। तो सीएनजी भरवाने के लिए मुझे लगा, मैंने कार को रोका होगा 10 मिनट के आसपास, मुश्किल से 10 से 12 मिनट सीएनजी भरवाया, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, अपने जो रिफिल्स थे खाने के, स्नैक्स वगैरह वो सब लिए। उसके बाद मैंने दोबारा जब इसको रेस्टोरेंट पे किसी ढाबे पर रोका तो वहाँ पर हमने लगाया होगा आधा पौना घंटा। तो 10 घंटे में हम 1 घंटा भी स्टॉपेज नहीं लिया होगा हमने प्रॉपरली। लेकिन कार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं आए, कोई कुछ नहीं था, किसी भी तरीके का कोई माल फंक्शन नहीं था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कार 10 घंटे से चल रही है। आने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको मारुति की गाड़ी के अंदर ऐसा इंटीरियर, ऐसी क्वालिटी के साथ नहीं मिलता है देखने के लिए। कहीं ना कहीं ये भी वजह रही होगी इस गाड़ी को पिक करने के लिए। हाँ, ये जो इसका पैटर्न है ना, ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद काफ़ी स्पेंड किया है कार पे, इसलिए मुझे ऐसे फील देता है। और मैं ना ये बात हमेशा से कहना चाहता हूँ, या कहता रहता हूँ मैं हमेशा ये वाली बातें, कि लोग ना कार लेते हैं, जो ड्राइवर्स जो बेसिकली अपने आप को कार फैनेटिक समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम कार को ना
साफ रखेंगे, सुथरा रखेंगे, हम कार को एकदम क्लीन करके रखेंगे बाहर से अंदर से। कार को बाहर से अंदर से क्लीन करने से फर्क नहीं पड़ता है, कार को फर्क करता है कि आप उसको ड्राइव कैसे कर रहे हैं, आप उसकी इंजन को कैसे देखभाल कर रहे हैं। आपने इंजन पे कपड़ा मारा, पानी मारा, वो इंजन ऐसे अच्छा नहीं रहेगा। आप इंजन के लिए कार को अच्छे से ड्राइव कीजिए। जैसे मैं स्टार्ट करते ही कभी भी कार में रेस नहीं देता हूँ, मैं उसको स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ जब तक 1-2 मिनट 3 मिनट कोल्ड स्टार्ट होता है अच्छे से। मुझे कोल्ड स्टार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था जब मैंने कार चलानी स्टार्ट करी है, मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। साल भर के अंदर अंदर मुझे पता चला कि कोल्ड स्टार्ट का भी कोई ऐसा कोई वर्ड है कि हमें गाड़ी को स्टार्ट करना के इंजन को हीट होने तक के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा किया कि मैं कभी भी ना इसको, एक तो मैं इसको नॉर्मल जब भी ड्राइव करता हूँ 2 से ऊपर आरपीएम नहीं चलाता हूँ। अभी मैंने कार स्टार्ट किया, मुझे हाईवे पर भी अगर चलना है ना, जैसे मैं रोड ट्रिप पे कहीं जा रहा हूँ, कहीं घूमने गया हूँ, मैंने कार को रोका हुआ है एक जगह, मैंने नाइट स्टे लिया, अगले दिन मुझे डायरेक्ट हाईवे पे ही जाना है, तो मैं कभी भी कार को 80-90 स्पीड पर नहीं लेके जाऊँगा। मैं उसको 50-60 मैक्सिमम 70 तक 15-20 मिनट इतना ही नॉर्मल चलाऊँगा उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कार का इंजन ख़राब हो जाए या मेरी कार की परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। इसके लिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मैं एक चीज़ का और ध्यान रखता हूँ कि मैं कभी क्लच और एक्सेलरेटर एक साथ यूज़ ना करूँ। बहुत बार ऐसा टाइम होता है कि जब आपको एक बार इंक्लाइन पे जाना है तो आपको एक्सेलरेटर यूज़ करना पड़ेगा क्लच छोड़ते वक्त, लेकिन उसके अलावा जैसे रेविंग करते हैं बहुत सारे लोग, इंजन रेव करते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझको यही सजेस्ट किया था कि रेव करना बेवकूफ़ी होती है, रेव करना, व्हील स्पिन कराना, हवाबाजी करना, वो सब फालतू की चीजें होती हैं। ये सब फालतू की चीजें होती हैं, क्योंकि वेयर एंड टियर हमारी ही जेब पे आके फटता है कहीं ना कहीं। वेयर एंड टियर अभी नहीं होगा, आपको 2 साल बाद 4 साल बाद आपको दिखेगा। अब मुझे 4 साल हो गए इस कार को, तो आप देख लीजिए कि अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप Hyundai की i10 ग्रैंड नियोस ले लें, क्योंकि ये कार आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस और फीचर्स दे देगी जो आपको चाहिए। यही था सर का एक्सपीरियंस अबाउट दिस Hyundai Grand i10 Neo। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।